व्यवहारवाद तो अपना कंप्लीट कर चुके हैं पीछे की वीडियो। आज हम संज्ञानवाद के बारे में बात करेंगे। संज्ञानवाद के कितने वर्ग है? 2। आधुनिक के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल और केवल प्राचीन के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे क्रम से? पहले पढ़ेंगे हम गेस्टाल्टवाद, और उसके बाद क्योंकि गेस्टाल्टवाद से संबंधित है या इनसे ही प्रभावित है कौन से? टॉलमेन और लेविन वाले से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्याजे, और उसके बाद पढ़ेंगे ब्रूनर और आधुनिक वाले, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इनको क्रम से। देखो हम व्यवहारवाद पढ़ चुके हैं। व्यवहारवाद में क्या होता है? गुण क्या होते हैं व्यवहार के? वस्तुनिष्ठता होता है, प्रत्यक्ष या अवलोकनीय होता है। अब हम पढ़ रहे हैं संज्ञानवाद। संज्ञानवाद का गुण क्या है? देखो चिंतन और अधिगम संज्ञानवाद का गुण है, ठीक है। संज्ञानवाद में पहले पढ़ेंगे इनसाइट थ्योरी यानी गेस्टाल्टवाद, यानी अंतर्दृष्टि सूझ जिसे कहते हैं। इसके जनक कौन थे? पिता थे फ्रेडीमर, प्रयोगकर्ता कोहलर, शोधकर्ता कोफा, ठीक है। अब देखो इसे और क्या क्या कहते हैं? इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? इसे समग्र आकृति अधिगम भी कहते हैं, प्रत्यक्ष या प्रेक्षण अधिगम भी कहते हैं। सीखना अचानक या तत्कालिक होता है। कैसे कि समस्या का समाधान अचानक होता है। अचानक कैसे भी? परिस्थितियाँ से तत्कालीन समाधान समस्या करते हैं, परिस्थितियाँ से तत्कालीन समाधान। जैसे कैसे क्या कहते हैं कि सोच हेतु समस्यात्मक स्थिति होना आवश्यक मानते हैं। कौन मानते हैं? इंस्टाइट थ्योरी या गेस्टाल्टवादी, ठीक है। अब देखो इसके ये क्या कहते हैं? अधिगम को अधिगम कहते हैं। अधिगम एक संज्ञानात्मक कार्य कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके शैक्षिक नेतार्थ क्या है? इसके गेस्टाल्टवाद के शैक्षिक नेतार्थ तार्किक विधियों का अध्ययन। तार्किक विधियों का अध्ययन कैसे? विज्ञान, मैथ या व्याकरण में, ठीक है। तार्किक विषयों का अध्ययन बच्चों में बुद्धि तर्क कल्पना का विकास करता है, ठीक है। बच्चों में बुद्धि तर्क कल्पना का विकास करता है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था ना कि गेस्टाल्टवाद से कौन से प्रभावित है? दोनों प्रभावित है, टॉलमेन वाला साइन लर्निंग और कुर्ट लेविन वाला तद्रूप सिद्धांत। अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो यह चिन्ह पूर्णाकार या अव्यक्त अधिगम सिद्धांत यानी साइन लर्निंग किसने दिया? टॉलमेन ने। ऐसा प्रश्न आया था। क्या प्रश्न आया था? व्यवहारवाद एवं समग्रवाद का अनोखा मिश्रण कहलाता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता था यह मिश्रित है। किसका? और इसे क्या कहते हैं? इसे उद्देश्यवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर देखो फील्ड या टोपोलॉजी सिद्धांत, ये किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने। ये क्या कहते हैं? जीवन स्थल के आधार पर अनुभव का निर्धारण, जीवन स्थल या क्षेत्र के आधार पर अनुभव का निर्धारण करते हैं, और इसी के कारण इसे क्या कहते हैं? समग्रवाद भी कहते हैं, ठीक है। हो गया ना समग्रवाद से जुड़ा हुआ। इसका आधार की शब्दावली क्या है? एक तो लाइफ स्पेस यानी जीवन दायरा, दूसरा है बैलेंस या वेक्टर यानी आकर्षण या विकर्षण, तीसरा है टोपोलॉजी, ठीक है। ये याद कर लेना, लाइफ स्पेस, बैलेंस, वेक्टर या टोपोलॉजी, ठीक है। देखो संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था? जीन पियाजे था, ठीक है। अब हम जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। जीन पियाजे का बौद्धिक सिद्धांत या संज्ञानवाद, ठीक है, या बौद्धिक विकास विषय कहते हैं। जीन पियाजे ने प्रयोग किया था अपने बच्चे पर और कहा था कि बालक अनुकरण से सीखते हैं, इसलिए क्या कि व्यवहारवाद का समर्थन भी ये करते हैं, ठीक है। इन्होंने बौद्धिक विकास की या संज्ञानात्मक विकास की 4 मुख्य अवस्थाएं बताई है, जिसे हम 5 भी आ जाते हैं कभी कभी ऑप्शन में। देखो ये देखो उन्होंने क्या 4 बताइए, 5 भी। पहली कौन सी है? 0 से 2 सेंसरी मोटर। दूसरी के 2 भाग कर दिए, प्राक संक्रियात्मक की। एक तो कर दिया प्राक पूर्व जिसे हम केंद्रित भी कहते हैं, 2 से 4 वर्ष तक। दूसरी है अंतर्दर्शी 4 से 7 वर्ष तक। और तीसरी है, ये 2 हो गई ना, 2 के 3 हो गई, ठीक है। और तीसरी के तो कोई भाग ही नहीं है, ये है ठोस मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक। और चौथी अवस्था है अमूर्त या औपचारिक अवस्था। अब इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। देखो इनको एक बार क्रम से पढ़ते हैं इनको। देखो ये देखो प्रथम अवस्था कौन सी है? सेंसरी मोटर या संवेदी गामक क्रिया, यानी इसमें बच्चा क्या है? संवेदी या पेशियों के माध्यम से सीखता है। अब देखो इसके के बिंदुओं पर ध्यान करते हैं। देखो चिंतन इसमें होता नहीं है, पर निर्भरता होती है, यानी अनभिज्ञता के कारण दूसरों पर निर्भर होता है। उत्तेजना एवं कामुकता अधिकतम होती है, जैसे वस्तुओं को चूसना, मुंह में डालना, ठीक है। 4 से 8 माह में आँख और हाथों में संबंध बन जाता है। अनुकरण की समर्थी मानसिक निरूपण, जिज्ञासाएं, प्रयास एवं त्रुटि यानी इंद्रियों से सीखने की कोशिश करता है। इसलिए ये कहते हैं ना, यहाँ पे व्यवहारवाद के थोड़े से दर्शन होते हैं, अपने संज्ञानवाद में व्यवहारवाद के दर्शन होते हैं, ठीक है। ये तो अपने समझ लिया ना, सेंसरी मोटर क्या है? 0 से 2 वर्ष तक। अब दूसरी अवस्था आती है, जिसे कहते हैं प्राक्य या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके 2 भाग कर दिए, एक तो है एम केंद्रित, और एम केंद्रित है 2 से 4 वर्ष तक। अंतर्दर्शी है 4 से 7 वर्ष तक। अब देखो एम केंद्रित में क्या होता है देखो ऊपर वाले में क्या था? चिंतन नहीं था ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चिंतन शुरू हो जाता है। प्रश्न बार यहीं से आता है, चिंतन से प्रश्न आएगा। फिर भी हम और पढ़ लेते हैं। देखो जीववाद, निर्जीव को भी सजीव मानने लगता है। आसपास की वस्तुओं के अंदर खुद को समझता है। वस्तुओं क्रम से मानने को अनुक्रमणीयता नहीं होती है, ठीक है। दूसरों के दृष्टिकोण समझने की योग्यता थोड़ी थोड़ी आ जाती है, ठीक है। मूल अवस्था या सवाल जवाब रूप में चिंतन कैसे होता है? मूल अवस्था या सवाल जवाब रूप में। अंतर्दर्शी तर्क
यानी वस्तु या घटनाओं के अंतर के बोध के आधार पर मतलब, ठीक है, तार्किकता इसमें नहीं होती है। ये बात अपना समझ लिया। प्राक्य संक्रियात्मक, प्राक्य पूर्व सक्रियात्मक। अब आते हैं प्राक्य अंतर्दर्शी, ठीक है, ये होती है 4 से 7 वर्ष तक की अवस्था। इसमें क्या होता है, देखो चिंतन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा सरल हो गया, यानी सहजता, यानी चिंतन में थोड़ी थोड़ी प्रयोगता शुरू हो गई, लेकिन पलटावे चिंतन नहीं है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, प्रतिमूर्तियों का निर्माण करने लग जाता है। देखो सामाजिक रुचियाँ शुरू हो जाती है, सामान्य मानसिक क्रिया कर लेते हैं, जोड़ घटाव वाली, और क्रमबद्धता ध्यान केंद्रीकरण तो होता नहीं है, और वर्गीकरण एवं संबोधन भी इसमें, वर्गीकरण एवं संबंध स्थापन भी इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब देखो अपन पढ़ते हैं तीसरी अवस्था। ये देखो ठोस या मूर्त, जिसे स्थूल सक्रिय अवस्था भी कहते हैं, 7 से 11 अवस्था तक। इसमें क्या होता है, चिंतन है केवल पूर्ण रूप में कुछ ना, तो चिंतन है पूर्ण विकसित हो जाता है, चिंतन है पूर्ण विकसित हो जाता है, यानी तार्किकता थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। विचारों के विलोम में था, ऊपर थी नहीं ना, ये देखो यहाँ पे बटा भी नहीं था, यहाँ पे विचार, ये देखो आगे क्रम से बढ़ रहे हैं, विचारों की विलोम में था, पलटन शुरू हो जाते हैं। और संबंध और वर्गीकरण स्थापन यहाँ पे नहीं था ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है, वर्गीकरण विश्लेषण तुलना शुरू हो जाती है, समानता असमानता बताने लग जाता है, ठीक है। इसे वैचारिक अवस्था भी कहते हैं। आत्म केंद्रितता त्याग इसमें हो जाता है, ठीक है। संसाधनों का संग्रहण या इकट्ठा करता है, संरक्षण करता है, तत्व ये समझ पैदा होती है, लंबाई चौड़ाई आकार समझने लगता है, क्रमबद्धता शुरू हो जाती है, जैसे पूर्ण से यश के स्टेप का यूज करने लगता है बच्चा, ठीक है। विशिष्ट मानसिक क्रियाएं करता है, कैसे, अनुभव से अर्थ निर्माण की, कक्षा या वर्ग समूह में समावेश शुरू हो जाता है, ठीक है, समावेश शुरू हो जाता है, दिशा एवं नक्शों से समझ स्थापित कहलाती है, यानी मूर्त जो भी होती है ना उसको समझने लग जाता है बच्चा, ठीक है, 7 से 11 वर्ष तक। और उसके बाद फिर चौथी अवस्था आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये देखो इसे औपचारिक भी कहते हैं, 11 वर्ष से बाद की अवस्था होती है, यानी किशोरावस्था तक। इसमें क्या होता है, चिंतन सर्वोत्कर्ष यानी चरमोत्कर्ष पर होता है, यानी अमूर्त वस्तुओं पर भी चिंतन, अपसारी चिंतन, पहले तो था अपसारी चिंतन, अब होता है अपसारी, यानी चिंतन का जो विस्तार होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और निगमन तर्क यानी समस्याओं पे विचार एवं कल्पना की जांच करने लगता है। और जो मेंटल का विकास होता है ना, यानी मानसिक विकास में संपूर्णता आ जाती है, सभी कंसेप्टों का यूज किशोरावस्था में करता है बालक, ठीक है। तार्किक योग्यता उच्चतम आ जाती है, स्थानांतरण शुरू हो जाता है, स्थानांतरण का विकास हो जाता है, और परिपक्वता नैतिकता भी विकास हो जाता है, ठीक है। देखो यह तो अपन पढ़ चुके हैं कि संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था, प्याजे था, इसलिए इसे जनक कहते हैं, ठीक है। और प्याजे क्या कहते हैं कि भाषा विचार की अंतर वस्तु की निर्धारक है, भाषा विचार की अंतर वस्तु की निर्धारक मानते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, चिंतन है ना, चिंतन क्या है, विचारों से एवं भाषा के माध्यम से होता है, चिंतन विचार एवं भाषा के माध्यम से होता है। और अनिवार्य कारक क्या मानते हैं, संज्ञानात्मक हित मानते हैं, चिंतन, जैविक परिपक्वता और परिवेश, भौतिक एवं कक्षीय वातावरण। अब देखो प्याजे ने कुछ मुख्य शब्दावलियाँ यूज की है अपने संज्ञानवाद में, क्या कहते हैं, संगठन या स्कीम्स क्या कहते हैं, ये क्षेत्र या जीवन की सूचनाएं ज्ञान को संगठित करना स्कीमा कहलाता है। देखो बौद्धिक रचनाएं जो चिंतन का हिस्सा है का निर्माण करना, ठीक है, जैसे अनुभव से सही अर्थ निकालने का तरीका क्या स्कीम से। और स्कीमों में संशोधन करना यानी अनुकूलन यानी एडेप्शन क्या होता है, परिवेश एवं बच्चे के मध्य जो क्रिया चलती है ना, इसे कहते हैं एडेप्शन कहते हैं। और एडेप्शन में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया होती है, जिसे आत्मसातीकरण या एसेमिलेशन कहते हैं, वो होती है, यानी पूर्व ज्ञान यानी स्कीम्स में नव ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है, ये कहलाता है एसेमिलेशन। फिर इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन यानी समायोजन, यानी पूर्व ज्ञान कान न आने पर नई सूचनाओं के साथ समायोजन, ठीक है। फिर तीसरी क्रिया क्या होती है, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रेशन यानी साम्यदान या बैलेंस या संतुलन, सुधार से दोनों में बदलाव या संतुलन बनाना, ठीक है।